क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको इंटरमीडिएट का खंड बा का तीसरा चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति के विषय में विस्तार से अवगत कराऊंगा और मैं आशा करता हूं कि अगर आप इसको देखेंगे तो अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, नियोजन का अर्थ तथा परिभाषा स्पष्ट कर। नियोजन का अर्थ तथा परिभाषा स्पष्ट कर, उसकी प्रमुख आवश्यकताएं बताइए। क्या है ये नियोजन? सुना है लेकिन पता नहीं, जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं कि नियोजन है क्या। वर्षों से सुनते आ रहे हैं लेकिन आज मैं आपको एक शब्द में याद करा दूंगा। नियोजन का अर्थ किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की तैयारी करना है। किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करने की तैयारी को नियोजन कहते हैं। कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधि का निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। यानी कि कोई भी कार्य जो हम करना चाहते हैं, उसमें हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हमारा नियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नियोजन। अगला देखते हैं इसकी परिभाषा। भारतीय योजना आयोग के अनुसार नियोजन साधनों के संगठनों की एक विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम उद्योग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यानी कि योजना आयोग के अनुसार उद्योगों को एक विधि के अनुसार किया जाएगा और उसका फायदा जो है समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए। ये इसकी परिभाषा है। अब देखते हैं इसकी प्रमुख आवश्यकताएं। आखिर ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें नियोजन की योजनाएं बनानी पड़ी? तो पहले हम देखते हैं, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय करके समाज की उन्नति की जा सकती है। यानी कि नियोजन के माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों की में व्यवस्था करके समाज की उन्नति की जा सकती है। दूसरा, आर्थिक न्याय सामाजिक क्षमता पर आधारित होकर अच्छे समाज के निर्माण को संभव बनाने के लिए नियोजन अत्यंत आवश्यक है। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है, आर्थिक न्याय क्या है? ये आर्थिक न्याय से तात्पर्य यह है, जैसे कि लोग, आपने देखा होगा किसी के पास तो बहुत पैसा है और कोई बहुत गरीब है, तो ये आर्थिक न्याय नहीं है। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि सभी के पास जो है सभी अधिकार होने चाहिए। खाने के, पीने के, कोई कार्य को करने के अधिकार होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास हो। तो नियोजन का अर्थ भी यही है, यही उसकी आवश्यकता है कि आर्थिक न्याय एवं सामाजिक क्षमता पर आधारित अच्छे समाज का निर्माण को संभव बनाना है। अगर हम अच्छे कब बनेंगे बताओ? हम अच्छे तब बनेंगे ना जब हमारे पास सब सुविधाएं होंगी। अगर हमारे पास सुविधाएं नहीं होंगी तो हम अच्छे कैसे बनेंगे? कोई एक कारण बता दो अच्छे बनने का। हमारे पास सबसे पहली चीज होना चाहिए रोजगार। अगर रोजगार होगा तो हम कोई कार्य कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से आर्थिक न्याय है ताकि सबका विकास हो। तीसरा है, नियोजन से श्रमिक तथा निर्धनों के शोषण की सुरक्षा की जा सकती है। नियोजन से श्रमिक तथा निर्धनों की सुरक्षा की जा सकती है। जो नियोजन है, विधि है, कानून है, क्या है ये श्रमिकों के लिए, निर्धनों के लिए, उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए हैं ताकि उनका जो है किसी तरीके से उत्पीड़न ना हो सके। चौथा है, नियोजन से
राष्ट्र की पूंजी थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में नहीं होती। नियोजन से क्योंकि ये विधि के सम्मुख का होता है, विधि के द्वारा विस्थापित होता है, इसलिए ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर के सारे समाज के हाथ में होता है। तो ये सारी योजनाएं इस तरीके से बनाई जाती हैं ताकि समाज में उसका फायदा सभी को मिले। ठीक है, मैं समझता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वामपंथ विचारधारा से आप क्या समझते हैं? वामपंथ विचारधारा से आप क्या समझते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आपको पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आज हम देखेंगे इसको। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वामपंथ शब्द से प्रकट होता है, वामपंथ शब्द से प्रकट होता है सामाजिक बदलाव को लेकर राजनीतिक दल या समूह कौन सा पक्ष लेगा। फिर सोचने वाली बात है कि वामपंथ से प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर, सामाजिक बदलाव होना चाहिए, उसको लेकर के राजनीतिक दल कौन सा पक्ष लेगा, कौन सा पक्ष लेगा। वामपंथ से सामान्यता उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है, वामपंथ से साधारणता उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। यानी कि वामपंथ से एक तरफ संकेत जाएगा कि जो गरीब और पिछड़े सामाजिक लोगों की तरफ इशारा करते हैं। किसकी तरफ? जो गरीब हैं और पिछड़े हैं, सामाजिक लोग हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं। और इशारा किस बात का? कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। यानी कि तरफदारी करते हैं और इन वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली, और जो इन वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी नीतियां हैं उनका समर्थन करते हैं। यानी कि जो भी गरीब के लिए, पिछड़े लोगों के लिए जो सरकारी नीतियां होती हैं उसका समर्थन करते हैं। वामपंथी भूमि सुधारों और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, जो वामपंथी लोग होते हैं वो भूमि सुधारों तथा उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं प्रबंधन, मतलब जो भूमि सुधार हैं और उत्पादन के साधन हैं उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? किसानों का। प्रबंधन किसका होना चाहिए? किसानों का। और किसका होना चाहिए? मजदूरों को दिए जाने का पक्ष करते हैं। यानी कि जो भी सुविधाएं हैं स्वामित्व की है, अधिकार का क्षेत्र है, उसका प्रबंधन है, वो किसके लिए किया जाए? किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, और इसीलिए वो उनके साथ में खड़े होते हैं। तो वो लोग कहलाते हैं वामपंथ, और वो समूह कहलाता है वामपंथी समूह। मैं समझता हूं अब आपकी समझ में आ गया होगा। इससे अच्छा मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा और ना ही आपको आज तक किसी ने समझाया होगा। अब देखते हैं कि वामपंथी राजनीतिक दल कौन कौन से होते हैं। वामपंथी राजनीतिक दल कौन कौन से होते हैं ये हमने सुना तो है लेकिन पता नहीं, लेकिन आज मैं आपको याद करा के रहूंगा। पहला कौन सा है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो हैं, एक साधारण और एक मार्क्सवादी। फॉरवर्ड ब्लॉक तीसरी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी
किसान मजदूर प्रजा पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो ये सभी पार्टियां जो हैं वो वामपंथी पार्टियां हैं। और मैं समझता हूं अगर क्वेश्चन आएगा कि वामपंथी किसे कहते हैं उसके बारे में बताइए, तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से याद करें। अभी हमने आपको वामपंथी बताया, अब बताते हैं कि दक्षिणपंथी या दक्षिणपंथ से आप क्या समझते हैं। ये इंटर के साथ साथ हर कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं और इसकी हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं दक्षिणपंथ से आप क्या समझते हैं। दक्षिणपंथ यानी कि दक्षिणपंथ विचारधारा से उन लोगों की तरफ इंगित किया जाता है, किन लोगों की तरफ, उन लोगों की तरफ इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली स्पर्धा, खुली प्रतिस्पर्धा तथा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था से ही प्रगति हो सकती है। यानी कि कंपटीशन के माध्यम से ही आपका विकास हो सकता है। अगर आपको अपना विकास चाहिए तो आपको कंपटीशन की लाइन में आना पड़ेगा, चाहे वो व्यापार का कंपटीशन हो या किसी और चीज का हो। अर्थात सरकार को अर्थव्यवस्था में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी कि ये सरकार को भी निर्देश देने की कोशिश करते हैं कि आप अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। किसमें? हमारे कंपटीशन में। हमारा जो व्यापार का कंपटीशन है उसमें आप अनावश्यक हस्तक्षेप ना करें। दक्षिणपंथी जो विचारधारा है वो उदारवाद, वैश्वीकरण, पूंजीवाद, व्यक्तिवाद, उन्मुखवाद और व्यापार आदि का पक्षधर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, वैश्वीकरण, विश्व में कैसे उद्योग को, व्यापार को बढ़ाया जाए। पूंजीवाद कैसे बढ़ाया जाए। पूंजीवाद का अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, सरकार का नहीं, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे कि आपने देखा है फेसबुक, वो किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में, व्हाट्सएप किसी एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में, वो उसका उस पर स्वामित्व है उसका, ठीक है। अब ये लोग जो हैं व्यापार में खुली स्पर्धा चाहते हैं, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम चाहते हैं। अब देखते हैं प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। दक्षिणपंथी के जो हैं प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से हैं। तो पहला है भारतीय जनसंघ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा, स्वतंत्र पार्टी आदि ऐसी अनेक कई पार्टियां हैं जो ये मानती हैं कि हमें व्यापार में, अर्थव्यवस्था में खुलकर कार्य करना चाहिए, हमें सामने वाले से नहीं डरना चाहिए और हम अपने स्तर से व्यापार को आगे ले जा सकते हैं। सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। तो मैं समझता हूं दक्षिणपंथी और वामपंथी को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें अब आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।